गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आ जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बातें करने वाले हैं और दिव्या के ऊपर मार्क्सवाद के प्रभाव की आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग को क्लास दिखाई दे रही है? एक बार बताएं, क्लास आपको दिखाई दे रही है सभी को? हाँ जी, अभिषेक जी, हर्षित जी, रिंकी, प्रवीण, आप मुझे बताएं क्लास दिखाई दे रही है? ओके ओके ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से मार्क्सवाद को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो दिव्य उपन्यास है वो कब का है? मतलब कब का इन द सेंस कि किस पृष्ठभूमि का है? तो दिव्य उपन्यास है बोधकाल का, ये चीज मानेंगे आप? दिव्य उपन्यास बोधकाल का है, इसलिए दिव्य उपन्यास है बोधकाल की पृष्ठभूमि का, बोधकाल की पृष्ठभूमि है इसमें। और हम इसमें टॉपिक क्या लेकर आ रहे हैं? हम टॉपिक ले रहे हैं मार्क्सवाद का प्रभाव। एंशियंट एज और बिल्कुल, तो यहां पर हम किसको लेकर आ रहे हैं? मार्क्सवाद को। और मार्क्सवाद का प्रभाव इस पर कैसे हो सकता है? मार्क्सवाद का प्रभाव इस पर इसलिए है क्योंकि जो हमारे राइटर हैं यशपाल का मार्क्सवाद के प्रति झुकाव के कारण है। मार्क्सवाद के प्रति झुकाव है हमारे राइटर यशपाल जी का, इसलिए दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अन्यथा अगर हम टाइम की बात करें, यदि हम समय के अकॉर्डिंग इसे देखें, तो हम कह सकते हैं कि कोई स्थूल प्रभाव दिव्या पर मार्क्सवाद का संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समयानुसार यह है प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर हम समय की देखें, अगर हम समय की बात का माने, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुद्धा की कब और मार्क्स की कब है ना? अब मार्क्स क्या बात करता है, आधे लोगों को नहीं पता होगा, उनको बता देते हैं कि जो मार्क्स है वो कहते हैं कि इस जमाने में बहुत सारी क्या है, असमानताएं हैं। ठीक है, असमानताएं हैं या फिर विषमताएं हैं, है ना, विषमताएं।
और यहां पर ये इन विषमताओं का असली कारण किसको मानते हैं? इन विषमताओं का, यानी कि समाज में असमानताएं हैं या फिर विषमताएं हैं, आप यहां कुछ भी कह सकते हैं। अब इनका असली कारण संपत्ति का असमान बंटवारा है, असमान बंटवारा है, या आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि संपत्ति के असमान बंटवारे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि असली कारण है आर्थिक। यानी कि यहां पर जो मेन रीजन है वो है इकोनॉमिक, और इस इकोनॉमिक रीजन के चलते यहां पर समाज में भेदभाव है। और मार्क्स इसमें उपन्यास में ये बताया गया है हमारे यहाँ पर कि समाज में कितने सारे भेदभाव हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समाज में अगर हम भेदभाव देखें दिव्या के स्तर पर, भेदभाव किसके स्तर पर? दिव्या के स्तर पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्त्री पुरुष के बीच असमानता आपको यहां पर दिखाई देगी। दूसरी जाति की असमानता, कहां पर दिखती है जाति की असमानता? आप मुझे बताएं फटाफट से। जाति की असमानता दिखाई देगी। आप यहां पर देखेंगे आर्थिक असमानता दिखाई देंगी, आर्थिक असमानता दिखाई देंगी। आप देखेंगे यहां पर जो दास हैं, दासियां हैं, उनके प्रति जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है, के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? हाँ बिल्कुल आर्थिक विषमता है। और सर्वहारा और बुजुर्ग, बिल्कुल रजिया, बिल्कुल ठीक। यहां पर ये चीजें समझ में आई आपको? इन चीजों को समझते हैं। कोटेशंस मैंने लिखी हुई हैं यहां पर। दिव्या के लेखक जो है यशपाल, वो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है। उनके कई उपन्यास हैं, जैसे दादा कॉमरेड हुए, है ना? कौन सा उपन्यास है? दादा कॉमरेड उनका एक उपन्यास है ना? यहाँ पर कोमा लगा लेंगे। दादा कॉमरेड है, पार्टी कॉमरेड है। कॉमरेड कौन होते हैं? कॉमरेड का अगर आपको अर्थ जानना है तो जो लोग मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं, कॉमरेड का मतलब होता है साथी, यानी कि साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला, उसे कॉमरेड बोला जाता है। तो यहां पर ये बताया गया है कि इनके ऑलरेडी जो उपन्यास है यशपाल जी के, चाहे वो दादा कॉमरेड हो, चाहे वो जो है यहाँ पर कॉमरेड हो, है ना, पार्टी कॉमरेड हो, उनमें भी उनकी ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है, कौन सी विचारधारा? मार्क्सवादी विचारधारा। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने आर्थिक असमानताओं को या आर्थिक आधारों पर हुई इनइक्वालिटी या फिर विषमता को दर्शाया है, वो यहाँ पर बहुत ही साफ स्तरों में दिखाई देती है। ये कह रहे हैं कि यदि दिव्या के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यदि दिव्या के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां पर मार्क्सवाद का सीधा संबंध देना उचित नहीं होगा, सीधा संदर्भ देना यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि दिव्या की पृष्ठभूमि बौद्धकालीन है और उस समय पर मार्क्सवाद का स्थूल वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चीज समझ में आई आप लोगों को?
दिव्या में यशपाल ने सूक्ष्म रूप से मार्क्सवाद के मूल्यों का प्रक्षेपण किया, क्योंकि वो जो उधर मैंने समझाया है वही लिखा है यहाँ पर, तो कोई ये ना समझे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ यही हमारा नोट्स होगा और इसी को हम कंबाइंड करके सुपर नोट्स के रूप में देंगे, ठीक है। और ये मैंने पीडीएफ इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारी जो कोटेशन होती है, जैसे ये कोटेशन है, इसको मैं अगर बोर्ड पे लिखूंगी तो उसमें समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हो अगर, वो प्लीज मुझे भेज देगा महाभोज और गोदान के, ठीक है। जैसे कल एक बच्ची ने काफी अच्छा नोट्स, शायद अंजलि थी, काफी अच्छी राइटिंग है, तो प्लीज सेंड मी, मेल कर दें आप मुझे, ठीक है। दिव्या में यशपाल ने सूक्ष्म रूप से मार्क्सवाद के मूल्यों का प्रक्षेपण किया, क्योंकि मार्क्सवाद भौतिकतावादी दर्शन है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा ऐसा पात्र है जो इस भौतिकतावादी दर्शन के साथ चल रहा है। देखो भाई, एक तो होता है परलोक और एक होता है इहलोक, जिसमें हम लोग हैं, है ना। परलोक लिख लीजिए, परलोक यानी पर माने दूसरा और लोक माने दूसरा जगत, है ना, दूसरा लोक। अब हम कहां पर हैं, दूसरे लोक में है कि इहलोक में है? इहलोक कहते हैं इसी जगत को। तो जो मार्क्स है आपका, मार्क्स मानता है इहलोक को, इसी जगत को मार्क्स मान रहा है। मार्क्स बकवास नहीं कर रहा है कि परमात्मा, ईश्वर, ये वो सब चीजें, मार्क्स नहीं कर रहा है, ठीक है जी। मार्क्स इस बात पर विचार नहीं कर रहा है। मार्क्स कह रहा है कि यहीं पर समस्याएं हैं, जाति की समस्या, धर्म की समस्या, दासियों की समस्या, दिव्या की समस्या, बिन बिहाई मां बनने की समस्या, विवाह ना होने की समस्या, पृथुसेन क्योंकि उस वर्ग का नहीं है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके चलते दिव्या ने कितना सारा वो भोगा बेचारे ने। तो ये यहाँ पर कह रहा है, बिल्कुल मारिश कर रहा है उसको, देख लिया होगा आप लोगों ने, चीटिंग कर रहे हो, तो मारिश कर रहा है लोकायत का, यानी कि चारवाक का। चारवाक कैसे? भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद में देखा जाता है कि जो हमारे पास चीजें हैं, है ना, हम उनको खा चाट लें, उनके जैसे कि हम कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा भौतिकतावादी दर्शन में बिलीव करते हो। मान ले मैं कहूँ अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं अच्छा अच्छा खाऊं पीऊं, यहीं पे रहूं, बढ़िया। दूसरे होते हैं जो लोग थोड़े ऐसे होते हैं कि ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे, हम तो ईश्वर में ही परम विश्वास रखते हैं, वो भी कोई बुरे नहीं, वो पारलौकिक सत्ता में विश्वास कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो इहलोक में विश्वास करता है वो अपनी सामर्थ्य पे विश्वास करता है। वो वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सब करेंगे, यहाँ कहता है मैं ही सब करूंगा, ठीक है, यहाँ पे कहता है मैं ही सब करूंगा। तो अतः भारत में सभी जितने भी, या वो आस्तिक हो, आस्तिक का मतलब होता है जो उसमें ईश्वर की सत्ता, कि ईश्वर के द्वारा ये बनाई गई है चीजें, उनमें बहुत भली भांति विश्वास करता हो, मूर्ति पूजा आदि करता हो, ठीक है। नास्तिक कहा जाता है एक प्रकार से जो इस चीज को नकार दे कि मूर्ति में ईश्वर समाहित नहीं हो सकता, ये नहीं है, ठीक है। नेहा पीडीएफ लग गई है कल की, ठीक है, कल की पीडीएफ लग गई है। स्वत्व का मतलब अनिकेत होता है अपना, अपना एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप का चीज, ठीक है। दर्शनों की परंपरा में चारवाक ही एकमात्र, यहां पर ही लिख लेंगे, ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो इसकी विचारधारा से मेल खाता हो। यानी कि अगर हम भौतिकतावाद की बात करते हैं तो अगर भारत के दर्शनों में बात करी जाए तो भारत के दर्शन में चारवाक ही एक ऐसा, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, जैसे शंकराचार्य ने दिया, तो इस तरीके के दर्शनों में अगर हम बात करते हैं तो जो लोकायत है या फिर जो चारवाक दर्शन है उसको ही हम यहाँ पर कहते हैं कि वही केवल भौतिकतावाद में विश्वास करता है। किसमें? भौतिकतावाद में, ठीक है जी। अच्छा, लोक परलोक से पता चल गया था, चीटिंग नहीं की, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप इसे चारवाक के दर्शन को लिख सकते हैं या फिर लोकायत लिख सकते हैं, लोकायत भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है। तो लोकायत दर्शन जो है वो यहाँ पर ऐसी विचारधारा से मेल खाता है जो मटेरियलिस्टिक हो, मटेरियलिस्टिक, इसी को भौतिकतावाद कहा जाता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक, ठीक है जी। तो दिव्या में यशपाल ने लोकायत के प्रतिनिधि चरित्र, कौन है लोकायत का प्रतिनिधि चरित्र? मारिश, मारिश के माध्यम से मार्क्सवाद के मूल्यों को दिखाया। यानी कि जो हमारा चरित्र है मारिश, वो यहां पर मार्क्सवाद विचारधारा में विश्वास कर रहा है, मार्क्सवाद विचारधारा का में विश्वास। और यहां पर जो हमारे यशपाल जी हैं वो भी इसी के प्रतिनिधि हैं, है ना, वो भी इसी के प्रतिनिधि हैं, ठीक है।
प्रवीण जी आपकी इच्छा है, अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर देन यू कैन मेक, मैं तो दे ही दूंगी, ठीक है, मैं दे दूंगी। जिस स्थूल जगत में, अब यहां पर ये कोटेशन है, किसके द्वारा कहा गया है, ये मारीश ने कहा है। किसने कहा है, मारीश ने कहा है। ये कह रहे हैं, यहां पर ये लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, कह रहे जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत में, मतलब जहां पर ये डायरेक्टली हमारे पास में जो ये स्थूल जगत है और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है, आप कर रहे हैं, शरीर हमारा सच्चा है, बाकी सब चीजें झूठी मिथ्या। तो हम इसका अनुभव, यानी कि हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, ये शरीर हमें सिग्नल देता है कि इसे भूख लगी है, ये शरीर यहां पर बताता है सारी चीजों की कि इसको सर्दी लगी है, ठंड लगी है। तो ये शरीर ही अनुभूति का विषय है और ये शरीर इस स्थूल जगत की एक बड़ी सच्चाई है। परलोक में हमें नहीं पता क्या होता है, हम तो इस लोक की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण मनुष्य करता है उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्मा और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये कौन कहते हैं, बताएं मुझे जल्दी से। यहां पर कई दर्शन हुए। एक दर्शन ने कहा कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, दीवार में ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, इस पत्थर में ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ईश्वर ही ईश्वर। ये कौन, किसका दर्शन है, बताएं जल्दी से। ये कह रहा है कि हम इस शरीर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, इसको छोड़ करके तुम उसको, जिसको देखा ही नहीं कभी, उसकी तुम बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि जीवात्मा है, ब्रह्मा है, एक आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, जीवन ही वो, परमात्मा ही सत्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, ब्रह्मा हो गए। जिस ब्रह्मा और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करते हैं उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त माने रैशनल, क्या ये रैशनैलिटी के स्तर पर, क्योंकि मार्क्सवाद रैशनैलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जो एक सबसे बड़ी विशेषता आई, वो विशेषता थी साथियों तार्किकता, या आप कह सकते हैं तर्क, या आप कह सकते हैं रीजन। आधुनिक काल में चिंतन का जो विषय था, चिंतन का केंद्र बिंदु कौन बना, मनुष्य। अब मनुष्य के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। मनुष्य की जो समस्या थी वो क्या थी, मनुष्य ने प्रश्न उठाए, कहा कि बराबरी यानी कि समानता पर बात करो, समानता पर बात करो, इक्वालिटी पर बात करो, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता पर बात करो, बंधुता पर बात करो, न्याय पर बात करो। मनुष्य के सामने इन सब से जुड़ी हुई समस्याएं थी। अगर हम इसके मैम इस उपन्यास का नायक प्रत्यक्ष रूप से मारिश ही प्रतीत होता है, बिल्कुल बबली, और मारिश यशपाल जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसके साथ जाती है दिव्यावाद में, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बता रही हूं आपको, आस्था में विश्वास रखने वाले सभी। हाँ बिल्कुल चंद्रकांत जी बताएं, मारिश किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे राइटर का है। गोदान में होरी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रेमचंद। चलो, इससे जो पहला मतलब अगर हम पुराने समय की बात करें, या अगर हम बात करें यहां पर आदिकाल की, भक्ति काल की, या इससे पुराने समय की, वहां पर कौन है। भक्ति काल की अगर मैं बात करूं, वहां पर ईश्वर ही ईश्वर चिंतन का केंद्र है, ठीक है। चिंतन का केंद्र कौन है, ईश्वर है। दूसरी बात, यहां पर चिंता के विषय क्या है,
या समस्या के, चिंता के विषय, कौन कौन से विषय हैं चिंता के, आप देखेंगे। मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मुझे, मोक्ष। अब हमारा जो यहां पर मार्क्सवाद है, आप बताएं मुझे वो इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे आधुनिक काल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आधुनिक काल से रिलेटेड है, यही कहोगे। है ना, आधुनिक काल से रिलेटेड है ना? बताएं, सोच के बताएं फटाफट से। बिल्कुल आधुनिक काल से। अब यहां पर देखेंगे, मारिश कहता है देवी दूसरे के शब्द पर अविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क पर, तर्क का आश्रय लो। जीवन ही सत्य और संसार ही सत्य है, जो पाना है इसी जीवन में पालो। क्या कह रहा है कि जैसा कोई बता रहा है कि ईश्वर ऐसा होगा, परमात्मा का मिलन ऐसा होगा, जीवात्मा उससे ऐसे मिलेगी जाकर के, वो तो किसी के द्वारा बताया जा रहा है। तुम्हारे में अपने में बुद्धि नहीं, तुम्हारे अपने शरीर पर क्या फील होता है, तुम अपनी अनुभूति के आधार पर कैसा फील कर पाती हो, उसकी बात करो। तुम क्या करो, अपनी अनुभूति, जो मैंने कल बताया था, बुद्धा के यहां पे भी यही होता है, अनुभूति पर। तुम दूसरों पर अंधविश्वास करने की बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी अनुभूति के स्तर पर उतर के देखना चाहिए। तुम्हें अपनी अनुभूति के स्तर पर उतर करके देखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि जीवन ही सत्य है। होंगे राजा, सुपर नोट्स में भी होंगे। जीवन ही सत्य और संसार ही सत्य है, यानी कि जो हमारे सामने है जगत वही सत्य है, और जो तुम्हें पाना है इसी जगत में पाने की कोशिश करो। परलोक के भरोसे मत रहो, वहां जाके ये करना है वो करना है, उसके भरोसे मत रहो। यहां पर कहा जा रहा है कि अगला जो कोटेशन है, कह रहा भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था। ये कहता है मारिश दिव्य को कहता है, मारिश कहता है कि भाग्य, वो कहती है ना कि मेरे भाग्य में ये है, तो कहता है कि भाग्य का मतलब होता है कुछ ना करना, भाग्य का मतलब होता है कोई काम ना करना। तो भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था, और कर्म फल का अर्थ है कष्ट और व्यवस्था के कारण का अज्ञान। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे तो कर्म में ही नहीं था, तो मारिस यहां पर कह रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे कर्म में ही नहीं था, तो जो ये कर्मफल है, ये पहली बात तो कष्ट और विवशता के कारण जो अज्ञान तुमने अपने अंदर पैदा कर लिया है। हम जब हमारे अंदर अज्ञान होगा तब हम ये कहेंगे कि मेरे तो कर्म में, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था। कह रहे कि भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम अपनी जो तुम यहां पर क्या कहा गया, मनुष्य करता है, भोगता नहीं, ऐसा भी कहा गया। तो यहां पर यही कहा गया है, मारिश का यही संदेश है कि मनुष्य का कर्म ही श्रेष्ठ है, और उस कर्म के आधार पर ही, उस कर्म के
आधार पर इच्छित वस्तु का प्राप्त कर लेना ही कर्मफल है। यही मारिश कहना चाहता है। ये कौन कहना है? ये मारिश कहना चाहता है। ठीक है, ये कौन कहना चाहता है? मारिश। डन। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्सवाद समता मूलक दर्शन है, यानी कि इक्वालिटी में विश्वास करता है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, मार्क्स आधुनिक काल का दर्शन है, तो बताया गया है कि समानता होनी चाहिए। नारी हो, नर हो, पुरुष हो, दास हो, दासी हो, मालिक हो, स्वामी हो, कोई हो। यहां पर आप देखेंगे कि मार्क्सवाद कौन है? समता मूलक दर्शन है, जो हर प्रकार की असमानता का विरोध करता है, चाहे वो किसी गांव के, शहर के, किसी बच्चे में, किसी औरत में, किसी के भी बीच में असमानता हो, उस सबका विरोध करता है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में होने वाली सभी असमानता अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही जन्म लेती है। कह रहा है कि यहां मार्क्सवाद के अनुसार समाज में होने वाली सभी असमानता, जितनी भी असमानताएं हैं, वो अर्थव्यवस्था से ही जन्म लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आर्थिक या इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जब विषमता करी जाएगी, किसी को कम प्रॉपर्टी बांट के दी जाएगी, तो उसके अंदर वो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक तरीके से असमानता एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दिव्या में कई प्रकार की विषमता दिखाई गई है, यानी कि यहाँ पर अगर हम अनइक्वालिटी या विषमता की या असमानता की बात करें तो कई प्रकार से है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है दास दासियों की समस्या। दासी हमारी दिव्या भी बनती है, और दासी जो है यहाँ पर वो भी होती है छाया। ठीक है, यहाँ पर कितनी ज्यादा विवश है दासी। आपने देखा तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है दासी, मार दिया जाता है दासी को, उसकी माँ को पता नहीं किधर ले जाया जाता है। बाहुल जो है अपनी दास प्रथा को खत्म करने के लिए बेचारा युद्ध में शहीद हो जाता है कि मैं आगे मेरा दासत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा? मारिश चारवाक दर्शन, हाँ बहुत बड़ा फिलोसफर है। एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहे हैं ये हटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको वो किया है, इंपोर्ट किया है पीडीएफ को, है ना, ये हटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो चारवाक फिलोसफी का फॉलो कर रहा है, ये यही कह रहे हैं कि जो दास है, जो दासियां हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं है, वो भी जन्म लेकर इसी संसार में आए, वो भी एक ही जगह से आए और अपने कर्म कर रहे हैं, और पता नहीं वो स्कूल में उस जाति में क्यों पैदा हुए। इसके लिए कई सारे दर्शन इसको कर्मफल के सिद्धांत से जोड़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ता बना, कोई व्यक्ति जो है गरीब आदमी बना, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से शारीरिक अक्षम बना, तो वो उसके अपने कर्म का फल भोग रहा है, यही सब बोला जाता है। तो यहाँ पर कर्मफल क्या है? मारिश वाले दर्शन में वो ये कह रहे हैं जो तुम कर्म करोगे उसी को काटोगे, है ना, उसी को काटोगे। समझ आई बात? नेक्स्ट बात हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रस्तुत उपन्यास, यानी कि जो दिव्या उपन्यास है, उसमें दासों की व्यवस्था, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, दासियों की व्यवस्था, दास दासियों, उसमें दासों की व्यवस्था को इतना अधिक अमानवीय दिखाया गया है, यानी कि इतना ज्यादा उनको जो है इनह्यूमैनिक दिखाया गया है कि दासियों को अपने शरीर पर, यानी कि हमें किसके साथ में कहाँ जाना है, किसके साथ में शयन करना है, किसके सामने हमें नहीं आना है, हमारा मन है, तो वो भी यहाँ पर नहीं कर सकती। अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, अपनी संतानों तक को उत्पन्न करने का भी और उन्हें दूध पिलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। दिव्या जब चक्रधर पंडित के यहाँ दासी बनकर जाती है तो दिखाया जाता है कि दिव्या अपने पुत्र को दूध नहीं पिला पाती और उसके ऊपर कई प्रकार के अन्याय किए जाते हैं। वो अपने पुत्र शाकुल को दूध नहीं पिला पाती है। उसका पुत्र शाकुल दूध की प्राप्ति किए बिना ही रो रो कर परेशान हो जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चक्रधर का बच्चा है, हालांकि उसको इसीलिए लाया गया था, बट आप इतने अनह्यूमैनिक मत हो जाओ ना। जब दिव्या से तुम अपने बच्चे को दूध पिलवा रहे हो तो तुम उसे कटोरा भर खाना तो दो, कम से कम उसको एक कटोरा खाना तो दो। और अगर तुम खाना सही से नहीं दे रहे हो तो उसका भी तो अपना भी तो बच्चा है, तुम्हें जितना अपना बच्चा प्यारा है तो उसको भी तो होगा।
तो इतना अनह्यूमैनिक कि तुम मेरे बच्चे को सुबह उठते ही दूध पिला दो। रात भर तुमने अपने बच्चे को अगर दूध पिलाया है तो दिव्या को उसके बेटे से अलग कर दिया जाता है, दिन भर उसका ये उसका दंड है। क्या आप गुजरती होगी एक माँ के ऊपर, समझ रहे? तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां तक कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, अपने शरीर के साथ हमें क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर सकती। ये दिखाया जाता है कि दिव्या अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाती हैं। यशपाल ने रचना के कई स्थानों में दास दासियों की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। दास दासियों की स्थिति का कई बार, अब दिव्या का बेचा जाना, दिव्या का बेचा जाना, और कहीं बेचा क्या ऐसे ही जाना, प्रेगनेंसी की स्थिति में है, गर्भवती स्थिति में कितना ट्रैवल कराया गया। गर्भवती की स्थिति में मीलों की यात्रा कराई गई, मीलों की यात्रा। चक्रधर के घर में शोषण, चक्रधर के घर में शोषण। जो अन्य दासियां हैं जिनका जिक्र किया गया है कि उनसे हर महीने बच्चे, 18 महीने बाद बच्चे उनसे पैदा कराए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दासी का नाम नहीं जानता कोई। छाया की माँ का नाम क्या था? ठीक है, छाया का बेदर्दी से मारा जाना, किसी घर की औरत को मार देते ऐसे। छाया का बेदर्दी से मारा जाना। और जो वो प्रतुल है, जो मातुल, जो प्रतुल है शायद उसका नाम, जो उनको बेचता है, जिसने दिव्या को बेचा था, 18 महीनों पर बच्चों को पैदा कराना। दासियों को नहीं बेच रहा है, बच्चों को। 18 महीनों पर दासियों से संतान उत्पन्न कराना। ये सब क्या है? ये सब उनके जीवन में अंधेरे ही है बेचारियों के, हैं? नेक्स्ट, दासी प्रत्येक 18 माह के पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतुल इन दासियों को न बेच करके उनकी संतानों को बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां अपने बच्चों से विछोह करने पर भी न रोती थी। अभ्यास हो गया है, संतान से बिछड़ने का दुख सहज ही सह लेती थी, फिर दूसरी संतान पैदा करती थी, जब दिव्या स्वयं दासी बनती है तो उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराओ, वह पुत्र को स्तन देगी। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के बाद अपने पुत्र साकुल के लिए दूध नहीं बचता था। अपनी संतान को भूखा देख करके दारा का हृदय अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी थी। यानी कि दारा का हृदय रोने लगता था, और बेचारी ने कभी कोई चोरी नहीं करी। अब क्या कर रही है? वो दूध की चोरी कर रही है। दूध की चोरी यानी कि चोरी से अपने बेटे को दूध पिलाती, चोरी से अपने बच्चे को दूध पिला रही है। चोरी से अपने बच्चे को क्या कर रही है? दूध पिला रही है। कितनी बड़ी चोरी कर रही है बेचारी। नेक्स्ट,
यशपाल ने इस उपन्यास में जातीय विषमता को भी दिखाया है। जातीय विषमता किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर जीवन भर कई सारे अधिकारों से वंचित करती। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें पृथुसेन जो है जातीय व्यवस्था में असमानता से परेशान है। पृथुसेन की स्थिति, अब पृथुसेन के पास में सब कुछ है, परंतु उसके पास वो उस जाति में पैदा नहीं हुआ जिसमें दिव्या, तभी तो दिक्कत हुई ना। दिव्या उपन्यास का अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा सक्षम युद्ध में कौन जिता के लाया, यही पृथुसेन। अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा योग्य यही चरित्र है, पृथुसेन जिसका नाम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं उसकी जाति उसकी सारी योग्यताओं के ऊपर भारी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेस्त का मतलब ये उच्च कुल में जन्म नहीं लिया है। उच्च कुल या आप लिख सकते हैं द्विज कुल में, द्विज कुल में जन्म नहीं लिया है इसने बेचारे ने। ठीक है, जन्म का अपराध, अब ये कौन बोलता है? ये बोलता है पृथुसेन। कौन बोल रहा है? पृथुसेन कहता है, पृथुसेन कहता है, क्या कहता है? कह रहा है कि जन्म का अपराध, यदि ये अपराध है तो इसका मार्जन किस तरीके से करो। माने कि यदि ये जन्म का अपराध एक अपराध है तो इसका मार्जन कैसे संभव है? कह रहे कि शस्त्र की शक्ति, यानी कि हथियार चलाना सीख लूं, धन की शक्ति, इतना पैसा वैभव ले आऊं, विद्या की शक्ति, इतना ज्यादा पढ़ लूं। कोई भी शक्ति, कोई भी तरीका जन्म को नहीं बदल सकता, यानी कि ये बदला नहीं जा सकता। अब यहां पर एक बात बताइए कि मनुष्य के हाथ में क्या है? ये मनुष्य के हाथ में तो है नहीं, मनुष्य के हाथ से बाहर की चीज है। अब अगर हम यहां पर चारवाक को लेकर के आए तो चारवाक के अनुसार तो मनुष्य ही सारी चीजें बना रहा है, तो यहां पर फिर क्या है? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट बात आ जाती है, कह रहे कि जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य ईश्वर से लेगा? किसे लूं मैं? पृथुसेन जो सोच रहा है, पृथुसेन का मानना है कि जिस जाति में जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, उसका बदला किससे लिया जाए, किससे लिया जाए, तथा जन्म की जाति को, जन्म जाति को कैसे बदला जाए। ये कह रहा है कि मैं किससे लूं? ईश्वर से, देव से ले लूं, ईश्वर से लूं, देव से लूं उसका बदला, या उन लोगों से लूं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार को अधिकार की व्यवस्था निर्धारित करी है। यानी कि मैं ये बदला किससे ले सकता हूं? मैं ये बदला या तो ले सकता हूं ईश्वर से। अब ईश्वर से तो कैसे ही लूं? तो क्या ये बदला, इसमें कोई बदलाव आए, या इस बदले को क्या मैं उन लोगों से लूं जिन्होंने खामखा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि करने के लिए इस व्यवस्था को बनाया है? यानी कि लोगों ने ही तो वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है ना, और क्या, किसने किया है? लोगों ने किया है। तो ये कह रहे हैं कि किससे मैं लूं? फिर कह रहे हैं कि हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह ब्राह्मण कुल में जन्मे
लोगों का अहंकार मात्र है। यानी कि ये कह रहा है कि मैं हीन वर्ग में मैं पैदा हुआ, क्या ये मेरा अपराध हो गया? या फिर ये लोग ब्राह्मणों के कुल में जन्मे हैं, ये इनका कोई अच्छी बात है, या फिर ये इनका अहंकार मात्र है? समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें? एक बार बताओ फटाफट से। बताना एक बार। ठीक है, ओके। अब पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि इसलिए आ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए। अनामिका जी देंगे नोट्स भी, ठीक है? सुपर नोट्स पे मैं काम कर रही हूँ, वो भी देंगे। लिखिए आगे कि मार्क्सवाद विवाह में भी असमानता का वर्णन करता है। इसके अनुसार स्त्री नहीं, दिव्या में दिखाया गया है, दिव्या उपन्यास में यशपाल के द्वारा ये दिखाया जाता है कि स्त्रियों का या स्त्रियों या नारी विवाह के पश्चात सिर्फ उसकी भोग्या है। यानी कि देखिए सुनो,
संतान पैदा कर उसके वंश को आगे ले जाना ही नारी का परम कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद विवाह में असमानता का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि विवाह में भी यहाँ पर इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई तुम केवल, यहाँ पर कहता तो है कि तुम हमारे बच्चे पैदा करो और उनको, हमारे वंश को आगे लेकर के जाओ। रुद्रधीर जी के यही तो विचार है, रुद्रधीर जी के। ठीक है, नारी चाहे उच्च कुल में पैदा हो जाए, चाहे निम्न कुल में, उसको सदैव हीन एवं कमजोर ही माना जाता रहा है। चाहे तुम उच्च कुल में हो, चाहे तुम निम्न कुल में हो, चाहे तुम किसी भी कुल में हो, तुम्हारे को यहाँ पर हीन माना जा रहा है। ठीक है, क्या माना जा रहा है? कमजोर माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कुल वधू का सम्मान। दिव्या कहती है ना, दिव्या कहती है किससे? रुद्रधीर से, कि कुल वधू का सम्मान, कुल माताओं का सम्मान या कुल माता का सम्मान पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वो केवल उसे आश्रय दे रहा है। वह नारी का सम्मान नहीं है, वह नारी का सम्मान नहीं है, वह उसे आश्रय देने वाले पुरुष का सम्मान। ठीक है, वह उसे भोगने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान। हाँ जी, लिखिए यहां पर। लिख लिया? लिख लिया आपने? ठीक है, लिख ली? समझ में आ रही है चीजें क्या बता रहे हैं?
नारी के स्वत्व या आत्मसम्मान, मार्क्सवाद जो है समानता में बिलीव करता है, इसलिए नारी के आत्मसम्मान में भी ये बिलीव करता है। यहां पर क्या है, जैसे कि बहुपत्नी, बहुपत्नी यानी कि एक से अधिक विवाह, तो हमारी जो पात्र है दिव्या, दिव्या के द्वारा समर्थन, वो तो कहती है कि मैं उसके साथ ही पड़ी रहूंगी, दिव्या के द्वारा समर्थन किया जाता है, जबकि जो शीरो है, शीरो के द्वारा विरोध किया जाता है। दिव्या तो कहती है कि उसके घर में दासी की जगह तो होगी, मैं दासी बन के रह लूंगी, मैं दासी बन के रह लूंगी, परंतु शीरो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी जो है वो पसंद नहीं है कि मैं अपने पति को बांटूं, मैं अपने पति को बांटूं, मुझे ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, बलजीत जी काफी लेट आप जुड़े हैं, है ना। अभी कितनी क्लासेस हो गई हैं, आई थिंक इसमें हमने उपन्यास से शुरू किया था और हमारा मंडे से 4th उपन्यास शुरू होने वाला है, तो आप महिला आंचल से ज्वाइन करिए। मंडे से 1 बजे से क्लास होगी, मंडे से, ठीक है, 1 बजे से क्लास हुआ करेगी, 1 से वही 2:45 तक, ठीक है। तो आप मंडे से, बाय मंडे यू कैन ज्वाइन, प्लीज मोस्ट वेलकम। महिला आंचल बाई फणीश्वर नाथ रेणु आप खरीद लीजिए बाजार से किताब, ठीक है, और उसको पढ़ के आना क्लास में। 2 दिन है आपके पास, पूरा तो नहीं कहूंगी कि पढ़ लेंगे, पर शुरू करिए उसको। आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है, अगर आप बिहार के किसी क्षेत्र से हैं तो बहुत आसान आपको लग जाएगा वो, पर जैसे कि आप कहीं और से, जैसे मुझे शुरुआत में भाषा समझ नहीं आई थी उसकी, तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। हाँ जी, वो पढ़िए। अभी लगभग ये आपकी क्लासेस होंगी 50-60 हुई होंगी, बट ये हम रोटेट करके करेंगे। आप इनको देखने की वापस कोशिश ना करें कि मुझे देखनी है वापस से, है ना, रिकॉर्डेड देखनी है, कंप्लीट करनी है। इफ यू वांट एंड इफ यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन उनको देख सकते हैं, अदरवाइज हम उनको वापस से भी करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रोटेटिंग फॉर्म में वापस आएंगे, राइट। चलिए, ये है सारी चीजें। ओके, यूपी से हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी हो आप, राइट। हाँ, भाषा अजीब है हर्षित, उसकी अजीब नहीं कहेंगे उसको। आंचलिक उपन्यासों में सबसे बेहतरीन उपन्यास अगर कोई है तो महिलांचल ही है, कोई अजीब नहीं लगी है। इस पर, दिव्या पर हम एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम जो है दिव्या में किस तरीके से इतिहास बोध हुआ है, भाषा और शैली क्या है, कल हम रखेंगे। कल हमारी ये क्लास रहेगी 1 बजे से, ठीक है, 1 से 3, ठीक है, 1 से 3। 410 क्लास हो गई हैं, किसने बढ़ाया इतना, 41 ना। चलो, कल हम 1 बजे से रखेंगे। अभी खत्म करते हैं, मतलब आज, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ऑलरेडी। आज पीडीएफ था, कल हम पीडीएफ पर ही रखेंगे। इतिहास बोध क्या था, भाषा क्या है, शैली क्या है, किस तरीके से, नारी चेतना भी हम देख ही चुके हैं, और क्या क्या रिलेवेंट टॉपिक इसमें बनते हैं, और बाद में पीडीएफ के बाद में कुछ प्रश्न रहेंगे जो दिव्या से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है ना। तो कल मिलेंगे 1 बजे या 1:10 तक, 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे शार्प मिलते हैं, और 2:45 तक क्लास को रखेंगे, खींचेंगे इसको, और कल दिव्या खत्म करेंगे। परसों से वी विल स्टार्ट महिला आंचल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।